नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 17 में से पूछे गए इम्पोर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। द टर्म टीपीए रिफर्स टू आंसर विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ इंश्योरेंस। कि हेल्थ इंश्योरेंस के मायने में अगर आप देखें तो टीपीए का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है द प्राइमरी एसोसिएट, बी टू प्रोवाइड असिस्टेंस, सी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, डी थर्ड पार्टी असिस्टेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। आइए समझते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर आखिर होता कौन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक मिडिल पर्सन का रोल करता है पॉलिसी होल्डर, नेटवर्क हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। जैसे ही कोई पॉलिसी होल्डर को कोई भी क्लेम रेज करना होता है तो वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करता है, जो कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम प्रोसेसिंग का काम करता है। जो क्लेम देता है वो इंश्योरेंस कंपनी है और जो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है वो उनके नेटवर्क में आए हुए हॉस्पिटल्स हैं। वहीं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डैश आर नॉट ऑथराइज्ड टू सेल इंश्योरेंस बट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनीज। इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि इंश्योरेंस सेल तो नहीं कर सकती बट इन सब के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का काम है वो ज़रूर प्रोवाइड कर सकती है। ए इंश्योरेंस ब्रोकर, बी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सी इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स, डी इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स। तो दोस्तों जैसा अभी आपने डिस्कस किया था, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। इनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती कोई भी आपको इंश्योरेंस प्लान बेचने की, केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम। नेक्स्ट IRDAI स्टैंड्स फॉर। IRDAI का क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन है ए इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी इनकम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों IRDAI का फुल फॉर्म तो अब तक आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्राइमरी केयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर आप किसे मानेंगे। ए care provided to patient in an acute setting, B care provided in hospitals, C first point of contact for people seeking health care, D care provided by doctors। प्राइमरी केयर को अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि आपके घर पे एक छोटी मोटी बीमारी डिटेक्ट होती है कि बच्चे को फीवर हो जाए, खांसी हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। क्या आप उसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं या आप अपने फैमिली डॉक्टर या नज़दीकी जो क्लिनिक है छोटा सा वहाँ जाते हैं। तो प्राइमरी केयर होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि आपका जो फैमिली डॉक्टर है या आसपास में जो क्लिनिक है जो कि आपको जो छोटी मोटी खांसी है या फीवर है इसकी दवा बता दे, वो प्राइमरी केयर हो गया। नेक्स्ट डैश रिफर्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु डू नॉट हैव फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स। कई बार जब आप फीवर का कंप्लेंट लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर को अगर लगता है कि नहीं ये जो फीवर नहीं है इसके पीछे भी कुछ अंडरलाइंग डिसीज़ है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत हो, तो वो शायद हो सकता है आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल को रेफ़र करें। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर दिया है, सेकेंडरी हेल्थ केयर दिया है, टेरिशरी हेल्थ केयर दिया है और जनरल हेल्थ केयर दिया है। तो करेक्ट आंसर है सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट डैश इज स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव हेल्थ केयर यूजुअली फॉर इन पेशेंट्स। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आपने जो है वहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो वो तो सेकेंडरी हेल्थ केयर हो गया। पर डॉक्टर ने बोला कि नहीं यहाँ पे जो है एक सिस्ट है जो कि केवल सर्जरी से निकल सकता है, तो ऐसे केस में क्या एक ही दिन में सर्जरी हो जाती है क्या? जी नहीं, वहाँ पे इन पेशेंट होना ज़रूरी होगा। इन पेशेंट का मतलब कि डॉक्टर कहेगा कि पेशेंट आप जो है भर्ती हो जाइए, आपका जो है कल हम ऑपरेशन कराएंगे, टोटल जो है आपको 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इशू जो है थोड़ा और गंभीर हो गया
और इस तरह के हेल्थ केयर को हम टेरिशरी हेल्थ केयर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ केयर क्या होता है ये समझ आ गया होगा। टेरिशरी में इनपेशेंट होना ज़रूरी है, यानी कि व्यक्ति केवल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले ही ना बल्कि वहाँ भर्ती हो जाए, तो वहाँ पे जो है टेरिशरी हेल्थ केयर कहलाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस दैट इज़ डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। कि आपसे पूछा गया है कि इस सिनेरियो को आप देखिए और आप बताइए कि इसको आप किस तरह के इंश्योरेंस में मानेंगे। पेशेंट पेज हेल्थ प्रोवाइडर एंड इज सब्सिक्वेंटली रीइम्बर्स बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कि किसी पेशेंट ने हेल्थ प्रोवाइडर को जो है प्रीमियम पे किया और सब्सिक्वेंटली जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उसे रीइम्बर्स किया। तो ऑप्शन है ए सर्विस बेनिफिट, बी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, सी इंडेमनिटी, डी कैशुअलिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है कि इंडेमनिटी आपको तभी पे करता है जब उस पूरे डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ जो कोई सिचुएशन है वो आपके साथ हो जाए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस भी एक इंडेमनिटी कहलाएगा कि अगर लाइफ में अगर डेथ हो जाती है तभी आपको उसका क्लेम मिलता है। ठीक उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई गंभीर बीमारी जो कि आपके प्लान में मेंशन्ड है वो अगर आपको हो जाती है तो आप हो सकता है वो आपके हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे करें। अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क में नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको पे करना पड़े, जो कि बाद में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रीइम्बर्स करे। तो दोनों ही मायने में इसे हम इंडेमनिटी कहेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस इज डिजाइन टू हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। हेल्थ इंश्योरेंस कौन से रिस्क को कवर करता है? ऑप्शन है ए मोर्टेलिटी, बी मॉर्बिडिटी, सी इन्फिनिटी, डी सेरेपेंडिटी। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस जो है केवल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन करता है। डेथ पे जो है ये पैसा नहीं देता आपको। अगर आपका हेल्थ ख़राब है और सिचुएशन ऐसी है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन से फ़ायदा हो सकता है तो ही वो हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में आएगा। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब होता है? कोई ना कोई ऐसी हेल्थ का कंडीशन हो जाना जिससे हम कह सकें कि आप बीमार हैं। नेक्स्ट, डैश इज इंश्योर्ड हु अंडरगोज ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। अगर कोई पेशेंट है जिसका हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद इलाज हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ए इन पेशेंट, बी आउट पेशेंट, सी डे पेशेंट, डी हाउस पेशेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इन पेशेंट। कि इन पेशेंट का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद ही उसका इलाज हो तो उसको हम इन पेशेंट कहेंगे। वहीं पे आउट पेशेंट का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाए और 4-5 घंटे बाद अपना इलाज करके चला जाए, उसको भर्ती होना नहीं है, तो उसे हम आउट पेशेंट कहेंगे। नेक्स्ट, any individual that an insurance agent comes across who has financial needs is known as A customer, B suspect, C prospective client, D client। ऐसे तो देखेंगे आपके इंश्योरेंस एजेंट के कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या सभी के सभी को हम कस्टमर या क्लाइंट मान सकते हैं क्या? जी नहीं। कि आपको देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की को देख के, उसके जो लाइफस्टाइल को देख के और या फिर उसकी बातों से आपको लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को फाइनेंशियल नीड्स है, उसको जो है कुछ सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, तो आपको वो जो व्यक्ति है वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कहलाएगा। इसका जो है आपको आपके जो भी इंश्योरेंस कंपनी में एक लिस्ट बनाने को कहा जाएगा जहाँ पे आप सबसे पहले क्लाइंट्स को मेंशन करेंगे, उन सबसे बातें करेंगे और उसमें से आप डिसाइड करेंगे कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसे आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स मान सकते हैं कि वहाँ से बिजनेस की संभावनाएं आपको दिख रही है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली लॉन्च्ड इन इंडिया। ऐसा कौन सा स्टैंडर्डाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि हमारे भारत देश में इंडिविजुअल के लिए भी और फैमिली के लिए भी लॉन्च हुआ है? ए हॉस्पिटल प्लस, बी फैमिली हेल्थ प्लस, सी हेल्थ केयर, डी मेडिक्लेम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो है आज हमारे पूरे भारत में अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच अमंग दिस इज़ ट्रू फॉर ESI स्कीम। ESI स्कीम का क्या मतलब होता है?
एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये किनको मिलता है? जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है, अगर उनकी जो वेजेस हैं वो 15,000 तक हैं तो। ऐसे में क्या होता है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो है अपनी जो सैलरी का छोटा छोटा अमाउंट देता है। एम्प्लॉई जो है वो 1.75% देता है और एम्प्लॉयर जो है वो 4.75% देता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस निकल आता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 12.5% जो पूरा क्लेम का अमाउंट का है उतने का जो है स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई स्कीम? ईएसआई स्कीम में गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का तो आपने अभी देख लिया, और वहाँ पे गवर्नमेंट का भी मेंशन होगा। कितना मेंशन था? 12.5%। कि अगर कोई भी इस तरह का मेडिकल क्लेम निकल पाता है तो जितना भी क्लेम का अमाउंट है उसका 12.5% जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को।